Good evening to you all. So, this is your last lecture for chemical bonding and molecular structure. So, before we start the class, there are some questions. Anushka, what is hybridization? Explain in the context of carbon. Ma'am, hybridization is the mixing of pure orbitals to form new hybrid orbitals जिनकी एनर्जी डिफरेंस इक्विवेलेंट मतलब एनर्जी इक्विवेलेंट होती है और वो उनका स्ट्रक्चर भी सेम होता है. स्ट्रक्चर शेप, हाँ ठीक है, गुड. आपने जैसे कार्बन की वैलेंसी देखी होगी ना, उसमें तो दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, तो उसकी कोवैलेंसी तो 2 होनी चाहिए. ये 4 कैसे हुई? कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता है ना? 4 कैसे हो गई कोवैलेंसी? यस उसमें तो मैम. 2 हाफ फील्ड है इलेक्ट्रॉन्स. क्योंकि मैम वो टेट्रावेलेंट का 4 बॉन्ड बनाता है. कौन से बेटा? मैम बॉन्ड. हाँ नहीं, बॉन्ड बनाता है ना आपने. 4 क्यों, मतलब कोवैलेंसी उसकी 4 क्यों है? कोवैलेंसी में मतलब कि कितने बॉन्ड बना रहा है ना? 4 बनाता है, लेकिन उसकी जो है हमने देखा कि कोवैलेंट बॉन्डिंग ऑर्बिटल कंसेप्ट में कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं वो बनाएंगे. आपकी स्क्रीन पे है, सॉरी, आई विल शेयर द स्क्रीन. जस्ट वॉच फॉर योर सेल्फ. कार्बन जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ये, तो उसकी कोवैलेंसी तो 4 होनी चाहिए. Number of orbitals, half-filled orbitals belonging to a particular atom taking part in the overlap represents covalency. Covalent molecules जब बनते हैं as a result of overlap of half-filled atomic orbitals. half-filled है ना, half-filled होंगे जो अभी आपने पढ़ा, orbital concept of covalent bond formation. कल जो पढ़ा था ना हमने, तो ये है इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. तो ये 4 कैसे कोवैलेंसी होगी? 4, इसको तो 2 बॉन्ड बनाने चाहिए थे कार्बन को, 4 कैसे बनाए? मैम ये एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन जाते हैं, मतलब एक सेट ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हाँ और बेटा उसमें वो दो तो, हाफ हाफ फील्ड और. हाँ यस ठीक है मैम. ना. हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स है ना, वो कंबाइन करेंगे, ओवरलैप करेंगे, तब जाके, हाँ वो तो ठीक है, बिल्कुल सही बोला. पर ये कार्बन के केस में ऐसा क्यों है? फिर इसका 2 नहीं बनाने चाहिए? CH2 नहीं होना चाहिए, CH4 कैसे हो गया? बोला ना आपने 2 ही हो सकते हैं. चलो इसके साथ हाइड्रोजन का हाफ फील्ड ऑर्बिटल आ गया, इसके साथ कंबाइन किया 2px के साथ. फिर एक और हाइड्रोजन का हाफ फील्ड ऑर्बिटल आ गया 2px के साथ. दो ऑर्बिटल्स हो गए, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है फिल हो गए. ठीक है, फिर इसमें 4 कैसे आया? 2 ही बॉन्ड बने, या तो 2 ही सिग्मा बॉन्ड बने, लेकिन आपका कार्बन तो है फेमस है 4 बॉन्ड बनाने के लिए. ऐसा क्यों? आपने अभी भी तो बताया था उसकी मेन रीजन क्या है. ऐसा क्या हो जाता है कार्बन में वो कि 4 बॉन्ड बनाता है? सी कोवैलेंसी 4 कैसे हो जाती है? उसमें बेटा हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है ना. कार्बन आपका कंबाइन होने वाला था हाइड्रोजन एटम्स के साथ, तो वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है. अब उसके sp3 ये 4 ऑर्बिटल्स जो हैं आपस में हाइब्रिडाइजेशन कर लेते हैं, आपस में इनकी तैयारी शुरू हो जाती है. ये सब आपस में एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, और साथ में इन सब की शेप भी जो है शेप भी सिमिलर हो जाती है. आइडेंटिकल शेप, आइडेंटिकल एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, जिस वजह से जो है एक इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन कर दिया जाता है हाई एनर्जी, हाई जो है 2p
इन दोनों के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दैट्स वाई जो है थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है, सोचता है कि चलो तो केमिकल बॉन्ड जब बनेगा ना हाइड्रोजन के साथ, जब बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, तो उससे पहले हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने से पहले ये जो है हाफ फील्ड ऑर्बिटल प्रमोशन कर देगा, ताकि बाद में जब बॉन्ड बने, पहले प्रमोशन होगा, बाद में जो है हाफ फील्ड बनेगा। जो हाफ फील्ड हाइड्रोजन ऑर्बिटल्स है ना, हाफ फील्ड, उनके साथ ये चार मिलके चार जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेंगे, यानी कि 4 सिग्मा बॉन्ड। हाइब्रिडाइजेशन इज द रीजन, है ना। कंडीशंस क्या है हाइब्रिडाइजेशन के लिए? गुड़िया यादव, आप क्लास में नहीं थे कल? नो मैम। हाँ, बच्चे हाइब्रिडाइजेशन से क्या समझते हो फिर भी? आप कॉलेज में पढ़ते हो ना? यस मैम। हाँ, यू स्टडी इन कॉलेज, सो प्लीज टेल मी अबाउट हाइब्रिडाइजेशन। आपकी नज़र में हाइब्रिडाइजेशन क्या है? चलो नहीं पता तो डाइपोल मोमेंट के बारे में बताओ। सिलेबस देख लो, ये है आपके सिलेबस में। फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट आज कंप्लीट हो जाएगा, फोर्थ यूनिट भी कंप्लीट है आपका, फिर हम आपका शुरू करेंगे इक्विलिब्रियम, शुरू करेंगे हम उसके बाद। थोड़ी ज़्यादा फिजिकल हो गई आपकी, थोड़ी इनऑर्गेनिक भी टच करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका हम इनऑर्गेनिक का ही रखेंगे। इनऑर्गेनिक का तो एक चैप्टर हो भी गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हम आपका एक बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर रखेंगे, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वाला चैप्टर है, ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजा आता है इसको करने में। अगला हम चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट्स ही करेंगे, एक इनऑर्गेनिक का। P block elements is fine. Your next chapter will be on P block elements. So, what was the question that I was asking? हाँ बच्चे मुझे बताओ। सोफिया सॉरी गुड़िया, एंथैल्पी का जो है मैथ फॉर्मूला क्या था? H इज इक्वल टू एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन है? H इज इक्वल टू U प्लस PV। H इज इक्वल टू U प्लस PV। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है? इस तरह की डेफिनेशन नहीं आएंगी, इतना आसानी से नहीं करेंगे आप, सिलेबस जितना रिड्यूस किया है ना उतना वो आपको तंग भी करेंगे। तो तैयार रहना, किसी भी तरीके का आड़ा टेढ़ा न्यूमेरिकल डालेंगे, न्यूमेरिकल्स की जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो करो। किस्मत बहुत अच्छी हुई तब जाके एक नंबर में आपके डाल सकते हैं इस तरीके का कि ये बताओ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, इसकी कौन सी करेक्ट डेफिनेशन है। तो 4 आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। अनुष्का। यस मैम। हाँ, ये बताना हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, इसकी वो एक स्टेटमेंट बोल दो, इसकी क्या मतलब है, हिंदी में समझा दो जैसे मर्जी की, क्या आपको समझ आया इससे। Ma'am, it is a state function, means depends upon initial and final. हम हैसेस लॉ में मल्टीपल स्टेप्स थे जहाँ पर एंथैल्पी का चेंज देख रहे थे, मतलब बोल डेल्टा रहा है एच की कि वैल्यू। एंथैल्पी चेंज जो है आपकी वो स्टेट फंक्शन है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है
ये इसको जस्टिफाई करता है, कहता है कि चाहे आप हीट चेंज है ना कोई रिएक्शन की एंड टोटल हीट एनर्जी चेंज होगी, नेट हीट एनर्जी चेंज होगी, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो इनिशियल से फाइनल स्टेट में किस तरीके से जाए, डायरेक्ट जाए इनडायरेक्ट जाए, जो हीट एनर्जी चेंज होगी जो टोटल होगी दैट विल बी, उनकी वैल्यू जो है सेम ही रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है। अच्छा लास्ट क्वेश्चन पूछती हूँ। गुड़िया आप बताना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बच्चे? एक मिनट जरा, ये ऑफ तो नहीं हो गया? गुड़िया, हाँ अनुष्का आप बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? Ma'am, electronegativity is a tendency to attract electrons towards itself. हाँ, और ये चलो फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है फिर? दोनों के बीच में फर्क क्या है? गेन एंथैल्पी वहाँ पे भी अट्रैक्ट कर रहा है ना, वहाँ पे भी डाल रहा है, और एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बच्चे हम आइसोलेटेड गैसियस एटम के लिए यूज करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है एटम कंबाइंड स्टेट में, मॉलिक्यूलर स्टेट में दूसरे के साथ उसने कोई बॉन्ड बनाया हुआ है, कोवलेंट बॉन्ड है ना, तो वो अपनी तरफ Ma'am, इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है एटम वो अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, जैसे HCl है, Cl ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स को, है ना, तो ये डिफरेंस है। yes, ma'am. बाकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कोई यूनिट नहीं होते, दूसरे के होते हैं किलो जूल्स पर मोल। पढ़ लो बच्चे, पढ़ लो आप लोग, है ना। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से क्या समझा अभी आपने? हीलियम और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटम बन जाता है, हीलियम का क्यों नहीं बनता? ये कल बताया था ना, अगर आप क्लास में थे तो बताओ इसका रीजन। मैम, हाइड्रोजन का एटम इसलिए बन जाता है क्योंकि उसके ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन की मतलब कमी है, जिसकी वजह से वो एक और हाइड्रोजन कंबाइन करके अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन कर लेता है। हीलियम तो पहले से स्टेबल है, वो उसका ऑर्बिटल फील है। पता है क्या बात है कि ये कहता है कि जब दो हाइड्रोजन एटम्स करीब आते हैं ना, एक तो एनर्जी बहुत रिलीज होती है, और दूसरा फैक्टर ये है कि जब हाइड्रोजन एटम्स जो हैं आपस में करीब आते हैं ना, तो रिपल्सिव फोर्सेस हैं, जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, उनका मैग्नीट्यूड है, उनकी ताकत जो है रिपल्सिव फोर्सेस से ज़्यादा होती है। रिपल्सिव फोर्सेस एक्ट तब करेंगे जब इलेक्ट्रॉन्स है एक हाइड्रोजन एटम के दूसरे हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे, न्यूक्लियस भी दोनों के एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब जो है हाइड्रोजन का एक एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे के न्यूक्लियस के टुवार्ड्स अट्रैक्शन करेगा, दूसरे का इलेक्ट्रॉन पहले वाले के न्यूक्लियस के टुवार्ड अट्रैक्शन, और वैसे तो इक्वल है नंबर, बट क्योंकि मैग्नीट्यूड जो है, ताकत जो है अट्रैक्शन वाले की ज़्यादा है, इस वजह से आपका हाइड्रोजन जो है बन जाता है। लेकिन हीलियम में जो है ना रिपल्सिव फोर्सेज ज़्यादा है, रिपल्शन जो है 5 है, और जो अट्रैक्टिव फोर्सेज है वो सिर्फ 4 है, जिस वजह से नहीं बन पाता, करीब आ ही नहीं पाते हीलियम के एटम्स। अभी तक हमने sp हाइब्रिडाइजेशन किया था ना इथाइन मॉलिक्यूल का, अब हम आ गए sp-d ऑर्बिटल्स में, है ना। d ऑर्बिटल्स की कौन सी शेप होती है? कौन सी शेप होती है d ऑर्बिटल्स की? गुड़िया s ऑर्बिटल्स की कौन सी शेप होती है?
एस ऑर्बिटल्स की कौन सी शेप होती है? सर्कल राउंड। हाँ ठीक है, स्फेयर, स्फेयर बोलेंगे, 3D में है ना स्फेयर, स्फेरिकल बोलना है आपने, यस मैम। ठीक है। पी ऑर्बिटल की कौन सी शेप होती है? डम्बल, ठीक है। तो डी की कौन सी शेप होगी? डबल डम्बल। हाँ, डबल डम्बल एट एन एंगल टू ईच अदर, बोलो कि वो है क्लोवर लीफ शेप के। क्लोवर लीफ देखी है कभी, जो 4 पत्ती वाला वो होता है ना, पंखे की तरह। हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग sp एंड d ऑर्बिटल्स, अभी तक हमने s और p का पढ़ा है ना, कौन कौन से हैं? sp ऑर्बिटल्स वाले के लिए कोई एग्जांपल बताओ, कौन सा किया था? sp ऑर्बिटल्स कौन सा मॉलिक्यूल है, एक और मॉलिक्यूल का नाम बताओ जो sp हाइब्रिडाइजेशन करता है, कोई भी बता दो आप दोनों में से। मैम साइनाइड से ट्रिपल बॉन्ड एंड ठीक है, मैम ट्रिपल बॉन्ड है जहाँ पे बन रहा इथाइन आपके सामने है, क्लासिक एग्जांपल दे दो, ठीक बोला वैसे तो। और sp हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा एंगल होता है, बॉन्ड एंगल? वन 180 डिग्री, लीनियर शेप होती है ना बच्चे। अब हो गया आपका sp3, पढ़ते रहा करो, भूल जाता है कोई नहीं, मैं समझ सकती हूँ भूल जाता है, बट कीप रिवाइजिंग, आपका पेपर नज़दीक आ रहा है। क्या मई का, वैसे तो अभी सर्दियाँ शुरू नहीं, बट मई का क्या पता कब आ जाए, मतलब आ ही जाएगा वो तो, डेफिनेटली आएगा, बट आप सोचते रहेगा कल पढ़ूंगा, होगा ही नहीं। sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। अब आगे आपका d ऑर्बिटल्स का इंट्रोडक्शन। अब क्या है, इसमें 5 ऑर्बिटल्स हैं, 1s 3p एंड 1d, dz² ऑर्बिटल। sp3d में dz² है। dz² का शेप क्या होता है? dz² ऑर्बिटल के बारे में खास क्या है? dz² ऑर्बिटल के बारे में ऐसा क्या खास है? डोनट शेप्ड ऑर्बिटल होते हैं। हाँ, एक डोनट शेप का इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है ना, जो होता है उसके न्यूक्लियस के जो है प्लेन के जो है पैरेलल, आई मीन टू से, लेट मी ड्रॉ इट। अब यहाँ पे न्यूक्लियस है, अब ये आपका ऑर्बिटल है। इसको सच में कोई सॉलिड वाली चीज़ मत समझना, ये है जो है एरिया ऑफ प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे न्यूक्लियस के आसपास जो है आपका इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर कहीं ना कहीं मौजूद है। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ना, याद है ना हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? तो ये है कि यहाँ पे कहीं प्रोबेबिलिटी है कि इस एरिया में, इस एरिया के अंदर, ये डेफिनेटली ये नहीं पता कि इस एरिया के अंदर कहाँ है, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता हमें। तो ये आपका dz², और इसके आसपास जो है एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, डोनट होगा xy एक्सिस पे, xy एक्सिस पे होगा, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, उसका डोनट होगा अराउंड इट। दिस इज द शेप ऑफ dz² ऑर्बिटल। बाकी तो आपके ऐसे होंगे, ऐसे इस शेप के, क्लोवर लीफ शेप के, डबल डम्बल टाइप, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सिस ऑन विच दे आर लोकेटेड, जैसे dxy, dyz, dxz, और एक dx² - y²। x² मतलब कि x और y एक्सिस के पैरेलल है बिल्कुल, x² - y², ये आपके 5 ऑर्बिटल है, ठीक है। अब पहले ऑर्बिटल को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया sp3d ऑर्बिटल, तो यहाँ पे आया sp3d हाइब्रिडाइजेशन। sp3d टोटल गिनो कितने हैं, 4 5 5 है ना, तो 5 के लिए कौन सा स्ट्रक्चर बताया था मैंने पहले?
3+2 ट्रायगोनल प्लेनर होगा, उसके ऊपर और नीचे एक्सियल पोजीशन पे जो है साइड एटम्स होंगे। 3+2 बोला था ना, 3+2 तो 3 हो गया आपका ट्रायगोनल प्लेनर, जो है वो शेप होगी ऐसे, साइड में होंगे एटम्स, और जो 2 एटम्स होंगे वो ऊपर है एक नीचे। ये इक्वेटोरियल पोजीशंस है, और ये जो है ऊपर एक्सियल पोजीशंस है। एक्सियल ये डिनोटेड बाय ई, डिनोटेड बाय ए। साइड एटम्स विल बी एक ऊपर होगा एक नीचे 90 डिग्री के एंगल पे, और यहाँ पे बीच में होगा आपका सेंट्रल एटम। इसका एक एग्जांपल है, ये सब 120 डिग्री के एंगल पे हैं, जो ऊपर नीचे वाले हैं 90 डिग्री के एंगल पे हैं। sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल है सबसे पहले फॉस्फोरस। अब आप फॉस्फोरस की ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन देखो, वैलेंस शेल की, दिस इज वैलेंस शेल, 3 है उसका वैलेंस शेल, 3s2 3p3, 3 इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन दी 3p ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स है। अच्छा, इनको यहाँ ऐसे ऐसे क्यों फिल किया गया, इनको इकट्ठे क्यों नहीं किया गया? कौन सा रूल है जो बोलता है कि इनको जो है पहले अलग अलग करेंगे फिर बाद में करेंगे? इलेक्ट्रॉन पेयरिंग का रूल कौन सा था? हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी नहीं याद है? पेयरिंग तभी स्टार्ट होगी जब पहले जो है सारे इक्वलेंट एनर्जी के ऑर्बिटल सिंगली फिल्ड होंगे। पढ़ा नहीं था? चैप्टर नंबर 2 है आपका। Yes, ma'am. sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन है, इज इलिस्ट्रेटेड बाय दिस। सबसे पहला एग्जांपल है फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड। लो जी, अब फॉस्फोरस को जो है 5 फ्लोरीन एटम्स के साथ, हाफ फिल्ड जो है फ्लोरीन एटम्स के साथ, ऑर्बिट हाफ फिल्ड फ्लोरीन एटम्स है 5, उसके साथ कंबाइन करना है। अब ये है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ग्राउंड स्टेट में। अभी इसने बोला भैया अब हमें जो है फ़ायदा होगा फ्लोरीन के साथ कंबाइन करके, एनर्जी जो है रिलीज होगी, हम स्टेबल स्टेट में पहुंचेंगे, pf5। यहाँ पे एनर्जी जो है लोअर स्टेट पे जाएगी। यहाँ देख लेना, वैसे ही ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता है आपका फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड, यहाँ पे एनर्जी लोअर हो रही है, इसी वजह से जो है आपका मॉलिक्यूल बन रहा है। अब यहाँ पे 5 है, 5 आपके हाफ फिल्ड फ्लोरीन एटम्स आए, तो उन्होंने बोला हमें जो है 5 चाहिए हाफ फिल्ड, 5 हाफ फिल्ड हमें चाहिए, तो क्या करेंगे अब? ये जो है एक अभी ये इलेक्ट्रॉन जो है अब पहले यहाँ पे जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन विल बी प्रमोटेड टू हायर एनर्जी स्टेट 3d, है ना? तो 3d बन गया, तो हमें मिल गए 5, यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में चला गया। 5 हाफ फील्ड एक्साइटेड स्टेट है, एनर्जेटिक स्टेट है। अब ये एनर्जेटिक स्टेट से लोअर एनर्जी में आना चाहेगा, तो क्या करेगा? फटाफट जो है 5 हाफ फील्ड फ्लोरीन एटम्स के साथ कंबाइन करेगा। एज यू सी, ये डॉटेड लाइन है फ्लोरीन एटम्स के हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स को डिनोट करती है, एंड ऑल ऑफ दीज आर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन किए, पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में, दैट विल बी इक्वलेंट टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड। 1 2 3 4 5, और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ये हो गया आपका sp3d हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल। ये है 3 फ्लोरीन एटम्स एट 120 डिग्री, 2 फ्लोरीन एटम्स आर एट एक्सियल पोजीशन, 3 बाकी 3 इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। अब आ गया, अब एक और, अब जो है एक और d ऑर्बिटल हमने इंक्लूड कर दिया। अब d2 आ गया, d2 आगे sp3 4, 4 + 2 6। अब 6 के लिए कौन सा आएगा? 6 के लिए कौन सा आएगा? 4 + 2। तो 4 + 2 में कौन सी ज्योमेट्री लगेगी? जैसे 3 + 2 बोला ना ट्राइगोनल प्लेनर, 3 का ट्राइगोनल प्लेनर, तो 4 का कौन सा आएगा? 4 के लिए बच्चा आएगा स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल मत बोल देना।
4 के लिए आएगा पहले क्या होगा, आपका सेंट्रल एटम जो है बीच में होगा। अब यहाँ पे है 6 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 6 दो को अलग कर दो, बचे क्या 4 प्लस 2। 4 के लिए कौन सा पॉलीगन होगा, स्क्वायर, 4 के लिए स्क्वायर पॉलीगन होगा। तो यहाँ पर जो है आपके स्क्वायर शेप में आपके जो है एटम साइड एटम्स कंबाइन होंगे और इन पोजीशंस में, डायगोनल पोजीशंस में, और दो हैं एक्सियल पोजीशंस वाले जो हैं आपके एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री। एक ये स्क्वायर प्लेनर नीचे प्लेन में होगा स्क्वायर शेप में, यहाँ पे आपका साइड एटम, यहाँ पे साइड एटम, यहाँ पे साइड एटम, यहाँ पे, और दो होंगे एक्सियल पोजीशन में एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, ये होगा आपका शेप। sp3d2 की बात कर रही हूँ मैं। जैसे एग्जांपल है सल्फर हेक्साफ्लोराइड, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ सल्फर एटम। अब क्या है, अब इसकी टेंडेंसी है 6 हाफ फिल्ड फ्लोरीन एटम्स के साथ कंबाइन करने की, वही कहानी। अब इसको 6 चाहिए, तो क्या किया इसने, दो ऑर्बिटल्स जो हैं एम्प्टी ऑर्बिटल्स ऑफ d 3d, उसके साथ जो है ये 3s 1 जो s का ऑर्बिटल है एटॉमिक ऑर्बिटल, 3p के और 2d के, आपस में इन सब ने समझौता कर लिया, 6 के 6 ने। इन सब की एनर्जी और शेप का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और ये आपके आंखों के आगे रिजल्ट है। एक्साइटेड स्टेट बना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप किया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप किया, लो जी बन गया एक्साइटेड स्टेट। अब ये हायर एनर्जेटिक स्टेट है, फटाफट कंबाइन कर देगा हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ। दिस इज योर SF6 मॉलिक्यूल। The octahedral shape of SF6 molecule has been shown here. Six equivalent orbitals होंगे, the 6 participating orbitals of 1s, 3p और 2d। पहले वाले में dz स्क्वायर था, अब यहाँ पे 2d है, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, एंड दिस इज नोन एज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। मॉलिक्यूल जो है आपका इसमें होगा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी ना, इस सबको कंबाइन करेंगे तो एक ऑक्टाहेड्रन बन जाएगा। ये सबको एक कंबाइन करेंगे आपस में तो एक इसी ऑक्टाहेड्रन की तरह लगेगा। वन टू 4 साइड नीचे, 4 साइड ऊपर, 4 + 4 ऑक्टाहेड्रन। ऑक्टाहेड्रन का वो बन जाएगा पॉलीहेड्रन। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी एज शोन हेयर। चार जो हैं स्क्वायर प्लेनर शेप में, दो जो हैं स्क्वायर आपस में जो है ये राइट एंगल्स पे होंगे, ये जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल 4 जो होंगे, और दो जो हैं एक्सियल पोजीशन पे एटम्स होंगे। सल्फर हेक्साफ्लोराइड का एग्जांपल है, दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर हेक्साफ्लोराइड। अब आ गया sp3d3। इसमें कौन कौन से कंबाइन हो रहे हैं, 1s, 3p एंड 3d। ये d वाले कौन से होंगे, xy, yz और xz। xy, yz और xz। अब यहाँ पे कौन सा होगा, खुद गेस करो कौन सा होगा। sp3 कैलकुलेट करो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। 4 + 3 7 हो रहे हैं ना, 7 हो रहे हैं, तो 7 में से 2 हटा दो, 5 बचे। 5 + 2 कौन सी ज्योमेट्री आएगी, 5 के लिए कौन सा पॉलीहेड्रल आता है, पॉलीगन कौन सा आता है 5 के लिए, 4 के लिए स्क्वायर है, 3 के लिए ट्रायंगल है, तो 5 के लिए कौन सा आएगा, कौन सा आएगा, पेंटागन। हाँ पेंटागन, शाबाश, पेंटागन है ना, पेंटागन बनेगा। अब जो साइड एटम्स हैं, 5 साइड एटम्स जो हैं पेंटागन शेप में होंगे। यहाँ आपका सेंट्रल एटम होगा, 5 साइड एटम्स पेंटागन में, और 2 जो होंगे वो एक्सियल पोजीशन में होंगे। 2 जो हैं आपके एक्सियल पोजीशन में एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ये मैंने ऐसे इलिस्ट्रेशन के लिए थोड़ा टेढ़ा किया है, नहीं तो ये 90 डिग्री के एंगल पे है। एक्सियल पोजीशन में 2, बाकी जो है इक्वेटोरियल पोजीशन में है। तो 5 + 2 ये पेंटागनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होगी। ठीक है, बाइपिरामिडल आप ऊपर जो है इन्हें जोड़ेंगे तो एक पिरामिड की तरह ऊपर नीचे होगा। बाइपिरामिडल ऊपर भी नीचे भी, पेंटागनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री विद दीज ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्ड एज यू सी, जहां पे माउस जा रहा है। sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। 5 out of these point towards the vertices of a regular pentagon with a bond angle equal to 72 degree. The remaining 2 are oriented, जो बाकी 2 हैं वो they perpendicular to the plane
axial position and at an angle of 90 degree above and below the plane. This is the, ये जो है 5 hybridized orbital in pentagon, 2 जो है ऊपर नीचे, and here is your central atom located in this center. इसका एग्जाम्पल है, let us take the example. Pentagonal bipyramidal geometry is formed in iodine heptafluoride IF7. इसका एग्जाम्पल आपने किया था ना उसमें, आयोडीन की हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करनी है आपने, उसके लिए फॉर्मूला बताया था आपको. ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ आयोडीन इज दिस 5s2 5 फिफ्थ वैलेंस जो शेल है, तो उसकी 7 होंगे, आपको पता है 17 जो है उस ग्रुप में है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5s2 5px2 5py2 5pz1 5d ऑर्बिटल्स हैं जिसमें 5 खाली ऑर्बिटल्स हैं. इन ऑर्डर टू अकोमोडेट 7 एटम्स ऑफ फ्लोरीन. अब यहाँ पे क्या करना है, ऐसे कितने हाफ फील्ड है इसके पास, एक ही हाफ फील्ड है, तो हमने सोचा एक ही कोवलेंसी होगी, लेकिन नहीं है, एक नहीं है, 7 है कोवलेंसी. तो क्या होगा, ये भी प्रमोट हो जाएगा 5s वाला, 5px वाला भी, 5p वाला, py वाला भी. तो वही कहानी है जो पिछली बार चली. तो 7 हमारे पास जो है एक्साइटेड स्टेट में है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स क्रिएट हो जाएंगे. वही आयोडीन ग्राउंड स्टेट में. अब ये जो है सारे यहाँ 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 हाइब्रिडाइज हो जाएंगे एक्साइटेड स्टेट में. फ्लोरीन के हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स के साथ कॉम्बिनेशन किया और बन गया आपका पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री का आपका आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड मॉलिक्यूल. और ये जो है पॉलीगन में जो है फ्लोरीन एटम्स का आपस में बॉन्ड एंगल होगा 72 डिग्री. एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस. ये हाइब्रिडाइजेशन वाला जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो. ये इस तरह इसके क्वेश्चंस तो डेफिनेटली पूछे जाते हैं. हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला है, आपको हाइब्रिडाइजेशन पता करनी है एक मॉलिक्यूल की, इन्वॉल्विंग s and p atomic orbitals. In addition to these, d orbital can also participate in the hybridization. However, hybridization and shape of a molecule or an ion can be predicted by making use of the following formula. तो कैसे डिपिक्ट करना है, ये फॉर्मूला नोट कर लो. हाफ इंटू पहले जो है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल ऑफ द एटम. सेंट्रल एटम की बात करो, आपने सेंट्रल एटम का पता करना है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का पता करना है, फिर कितने उसके साथ साइड एटम्स जुड़ रहे हैं. मोनोवैलेंट एटम्स, मोनोवैलेंट मतलब कि जो एक ही बना रहे हैं. ऑक्सीजन आपका डाइवैलेंट है ना, दो बनाता है बॉन्ड. मोनोवैलेंट एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स सराउंडिंग द एटम माइनस चार्ज. अगर वो है अनायन की बात कर रहे हैं, कटायन है तो माइनस का चार्ज ऑन कटायन. अगर है यानी कि अनायन है ना, तो डेफिनेटली एक चार्ज जो है प्लस करना पड़ेगा, कटायन है एक चार्ज जो है आपको माइनस करना पड़ेगा. ये वाला जो है आयंस के लिए है, बाकी ये जो है आपका न्यूट्रल एटम्स के लिए है. तो ये फॉर्मूला आपने लगाना है, इसमें डालना है, एंड देन यू कैन फाइंड आउट दी जो आपको नंबर मिलेगा. जैसे 4 है आपका टेट्राहेड्रल, 3 है आपका ट्राइगोनल प्लेनर, है ना, 5 है आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 6 है आपका ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर बाइपिरामिडल भी बोल सकते हैं आप इसको, ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं वैसे. ठीक है, बाय कैलकुलेटिंग द वैल्यू यू कैन फाइंड आउट द ज्योमेट्री एंड एज वेल एज द हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन आपको पता लग रही है, आपको बता दिया गया कैसे आपने जो है प्लस कर लेना है. देख के बॉन्ड एंथैल्पी का आपको पता है, बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 mole bonds of a particular type between the atoms in the gaseous state of a substance. ये आपने जो है थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ा था. कोवेलेंट कंपाउंड्स की क्या प्रॉपर्टीज है, they mostly exist as molecules, single molecules, and found in all the states, solid, liquid or gases. They have generally low and melting boiling points in comparison to ionic compounds due to absence of strong forces of attraction. Ionic compounds की तरह इनके पास strong forces नहीं होते. Electrical conductivity है, due to the absence of ions, covalent compounds are poor conductors of electricity, नहीं करते. They are mostly insoluble in water but dissolved in organic solvents such as benzene, carbon, tetrachloride and acetone. Nature of reactions, इनके molecular reactions होते हैं, ionic reactions नहीं होते, which are very slow as compared to ionic reactions, and they require external conditions of temperature, pressure, catalyst, and they show isomerism, यानी कि directional in nature. Orbitals जो हैं definitely orbitals की जो है involvement है, that's why they are directional in nature, x, y, z axis. They show structural as well as space isomerism. हाँ, अब ये देख लो, ये जो है पॉइंट बहुत ही काम का है आपके सॉल्व करने के लिए.
द मॉलिक्यूल्स और आयंस, ये ध्यान से पढ़ना जरा जो लिखा है, मॉलिक्यूल्स हैं या आयंस हैं जिनकी हाइब्रिडाइजेशन है सेम है ऑफ दिस सेंट्रल एटम, दे आर नोन एज आइसोस्ट्रक्चरल स्पीशीज. फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द स्पीशीज गिवन फॉलोइंग आर दी आइसोस्ट्रक्चरल स्पीशीज. जैसे है अभी दी गई है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है, नाइट्रेट आयन, कार्बोनेट आयन, दे आर आइसोस्ट्रक्चरल विद sp2 हाइब्रिडाइजेशन. और इन सब की जो है ट्राइगोनल प्लेनर है. मीथेन है, सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड है, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड है, अमोनिया, सल्फेट, फोस्फेट, अमोनियम आयन, दे आर आइसोस्ट्रक्चरल विद sp3 हाइब्रिडाइजेशन विद टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और या फिर डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, जैसे आपका वाटर हो गया. phosphorus pentachloride, sulfur tetrafluoride, xenon difluoride are isostructural species with sp3d hybridization and have trigonal bipyramidal shape. सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये है, ये पढ़ लो, देख लो, ये इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं आपको. हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं, बिल्कुल आते हैं. तो पूछ लिया जाएगा कि इस जो कौन सी शेप होगी, शेप बताओ या फिर हाइब्रिडाइजेशन बताओ, या फिर डिपिक्ट करो कि बता देंगे हाइब्रिडाइजेशन शेप दे दी जाएगी, बोल लेंगे कौन सा मॉलिक्यूल है. तो अगर यही अभी पढ़ लोगे ना तो आपको जो है माइंड में कई बार क्लिक हो जाती है, बोलते हैं हाँ ये तो हमने इस टाइम पढ़ा था. ठीक है ना. सल्फर हेक्साफ्लोराइड, xenon टेट्राफ्लोराइड, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, कंसेप्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग. लेट अस कंसीडर द स्ट्रक्चर ऑफ बोरॉन ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल. हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर. आपका बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है, उसका जो ऑक्टेट कंप्लीट ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. कॉन्फ़िगरेशन है राउंड स्टेट बोरॉन की, ये है 1s2 2s2 2px1. ठीक है. 2 3 है ना, उसकी 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स है. आउटर जो है वैलेंस शेल में फिल्ड है. py pz है, वैकेंट है. while that of फ्लोरीन इज 1s2 जो है हैलोजेंस की, जो आपको पता है 1 and 2. In order to accommodate 3 fluorine atoms, 1 electron from 2s filled orbital gets promoted to vacant 2p y orbital. हाइब्रिडाइजेशन हो गई. ठीक है. अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुई, यानी कि ट्राइगोनल प्लेनर है, उसके 3 ऑर्बिटल्स हैं हाइब्रिडाइजेशन करके बोरॉन के, ट्राइगोनल प्लेनर. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है बोरॉन के एक्साइटेड स्टेट में ये py1, 2pz आपका खाली रहा. द बोरॉन एटम गेट्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स. They form sigma bonds with the half-filled 2pz orbitals of the 3 fluorine atoms. Since boron atom is electron deficient, the fluorine atoms जो है they can donate the electron pair back to the vacant p orbitals of boron. This is known as p-pi back bonding. एक है p-pi b, ये जो है ना आपका एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भी था, जो हाइब्रिडाइज नहीं, जो अनहाइब्रिडाइज वाला रह गया ना आपका ये pz, ये परपेंडिकुलर है प्लेन के. अब ये जो है इसके p ऑर्बिटल्स जो है फिल्ड p ऑर्बिटल है. p ऑर्बिटल जो है इसके साथ जो है p जो है एक वैकेंट, इसके वैकेंट ऑर्बिटल्स जो है, और ये जो इसके फील्ड ऑर्बिटल्स इसके साथ जो इसे जो है इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकते हैं. ल्यूइस एसिड नेचर का है ना आपका बोरॉन ट्राइफ्लोराइड. बोरॉन ट्राइफ्लोराइड बीइंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इट इज एक्सपेक्टेड टू बिहेव एज अ ल्यूइस एसिड. हाउएवर ल्यूइस एसिड की तरह बिहेव करेगा, यानी कि जो है इसकी टेंडेंसी होगी नेगेटिव को अपनी तरफ लेने की. However, due to back bonding, the Lewis acid character is considerably reduced. क्योंकि फ्लोरीन आपका है, अब इलेक्ट्रॉन जो है इसे प्रदान कर रहा है, जो इसे ऑलरेडी जो है इसकी नेगेटिविटी की जितनी इसकी चाह है ना वो इसको फुलफिल कर रहा है. दिस इज व्हाट वी एक्चुअली ऑब्जर्व. इसीलिए हम कहते हैं कि बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है वो इतना अच्छा ल्यूइस एसिड नहीं है. हमने सोचा होगा बट नहीं है वो इतना. Bond angle है average angle between the lines representing the orbitals containing the bonding electrons. Average angle है दो bond lines के बीच में. जैसे ट्राइगोनल प्लेनर है 120 डिग्री, वाटर के बीच में है 104.5 डिग्री, बेंट एंगुलर शेप. अमोनिया पिरामिडल शेप 107 डिग्री. बॉन्ड लेंथ के बारे में आपको पता है, बॉन्ड लेंथ हम जानते हैं, हमने बहुत बार की है. कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग आपको करवा दी गई है ना. कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग ये है कि एक फील्ड जो है स्पीशीज, इट इज डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स टू दी एम्प्टी ऑर्बिटल्स ऑफ एम्प्टी और डेफिशिएंट ऑर्बिटल्स है
एक तरह से दान ही किए इलेक्ट्रॉन्स, तो जो है डोनर से एक्सेप्टर की तरफ जो है ये मार्क जो है एरो मार्क किया गया है। अमोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन जो बना, ये आपके एग्जांपल्स हैं कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग के। दिस इज द ऑर्बिटल कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एम्प्टी ऑर्बिटल, फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ, ये एम्प्टी ऑर्बिटल हो गया आपका हाइड्रोजन आयन का, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए। फिल्ड ऑर्बिटल है नाइट्रोजन का, लोन पेयर होता है ना, दैट इज वाई आपका अमोनियम आयन जो है बन जाता है बड़ी आसानी से। अब लिमिटेशंस है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा दूसरे एटम के, और जो मतलब ये अट्रैक्शन रिपल्शन है उसने ना कोई थोड़े स्पेसिफिक तरीके से बोले, लेकिन बात ऐसी है ना कि जब चार्ज स्पीशीज एक दूसरे के करीब आते हैं ना, तो वो एक दूसरे के पूरे सिस्टम को ही मतलब उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देंगे। The approaching atom is bound to affect nearly all the orbitals of the other atoms with which it combines. It fails to explain the paramagnetic character of oxygen molecule and also the formation of odd electron molecules. अब हम तो यहाँ पे ऑर्बिटल कंसेप्ट एक्सप्लेन किया गया ना, बोल रहे हैं हाफ फील्ड है, कंबाइन कर रहे हैं एक एटम का हाफ फील्ड दूसरे के हाफ फील्ड के साथ कंबाइन करके जोड़ीदार एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहा है। लेकिन जो है जोड़ीदार कई बार जो होता है मॉलिक्यूल बन तो जाता है लेकिन जोड़ीदार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बनते, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल भी बन रहे हैं। जैसे ये एग्जांपल है हाइड्रोजन आयन, फॉर्मेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन जो है मॉलिक्यूल्स उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फिर ये रेजोनेंस के कंसेप्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये बोल रहा है कि किसी भी एक मॉलिक्यूल के लिए एक ही स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रहा है, बट हमने जिन मॉलिक्यूल्स में रेजोनेंस है उसके बारे में बता नहीं पाया। इसकी काफ़ी जो है वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस है, बट स्टिल इट इज़ क्वाइट सक्सेसफुल, बट देयर वर मैनी थिंग्स दैट वर नॉट कंसिडर्ड इन दिस थ्योरी। सो व्हाट केम टू द रेस्क्यू, व्हाट दैट जो है आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। अब ये जो है ढंग से नहीं क्लिक की गई पिक्चर मेरे थ्रू, तो मैं आपको ये अपनी तरफ से समझाती हूँ। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का मतलब है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब आपस में कंबाइन किए ना, ठीक है, अभी क्लियर हो रहा है आपको? ये आपने ये एलिमेंट्री आइडिया ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इट्स एप्लीकेशंस, ये सिर्फ एक थ्योरी थ्योरेटिकल है। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो मैं आपको समझाऊंगी, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो मैं आपको समझा दूंगी। बाकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आपको पहले करवा चुकी हूँ, इसके एप्लीकेशंस के बारे में भी आपको दिया तो गया है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या समझते हैं आप लोग? कोई एग्जांपल देना हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, किस मॉलिक्यूल में किस पर्टिकुलर कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है? ऐसे क्वेश्चन नहीं आते नीट में, बट स्टिल आई वांट टू आस्क। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है? लो जी, अब आ गई आपकी लास्ट थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी करी, वेसेपर थ्योरी करी, अब आगे आपकी आखिरी थ्योरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट। ये दी थी साइंटिस्ट हंड एंड मलिकन ने, हंड एंड मलिकन ने 1932 में। इसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहते हैं, और ये काफ़ी रैशनल एज कम्पेयर टू योर लास्ट थ्योरी दैट वी हैव स्टडीड, वेसेपर और वैलेंस बॉन्ड से। ये थ्योरी क्या बोलती है कि जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ऑल एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द पार्टिसिपेटिंग एटम दे गेट डिस्टर्ब्ड व्हेन न्यूक्लियाई। अब एक एटम, हमने बोला एक एटम है हाइड्रोजन का, दूसरा एटम है हाइड्रोजन का, हमने जो लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब हम जो बोल रहे हैं, हमने बोला कि इसका है इलेक्ट्रॉन इसको इन्फ्लुएंस करेगा, हमने एक पोलराइज्ड व्यू दिया था, इसका इलेक्ट्रॉन है सिर्फ इसके जो है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपल्शन करेगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो है एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है सब में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है। जब ये आपस में अप्रोच करेंगे तो सभी एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, हिला देगा वो पूरा ना, एक दूसरे के एटॉमिक सिस्टम में जो है वो काफ़ी डिस्टर्बेंस करेंगे। पार्टिसिपेटिंग एटम्स दे गेट डिस्टर्ब्ड व्हेन द कंसर्न्ड न्यूक्लियाई दे अप्रोच ईच अदर। न्यूक्लियस जो है आपस में अप्रोच करेंगे तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो सारे हिल जाएंगे। अब वो सब के सब मिक्सअप हो जाएंगे,
एक मिक्सअप हो जाएगा एटॉमिक ऑर्बिटल्स का। एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है मिक्सअप हो जाएंगे और वो मिक्सिंग के बाद जो है फाइनली जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स देंगे। इक्वलेंट नंबर जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्सअप हुए, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जितने भी मिक्सअप हुए वो इक्वलेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दे देंगे with 2 electrons in each। और वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो है नया मॉलिक्यूल है उसके होंगे, यानी कि आपका नया मॉलिक्यूल बन गया। इन्हें कहेंगे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जस्ट अ सेकंड, माय बैटरी इज रनिंग लो। थोड़ा 10 मिनट्स के लिए क्लास भी आपकी थोड़ी लेट शुरू हुई थी, तो थोड़ा सा सब्र कर लो। ये थ्योरी आज मैं ख़त्म करके ही रहूँगी। हाँ जी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बोल रहा है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो आपस में जब दो न्यूक्लियस एटम्स के दो क्या जब जब मॉलिक्यूल बनाने के लिए एटम्स आपस में अप्रोच करेंगे तो वो एक दूसरे के जो है सिस्टम में काफ़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, जिस वजह से आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो आपस में जो है कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। अब एटॉमिक ऑर्बिटल में जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो एक ही न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस के अंडर रहेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है पॉलीसेंट्रिक है, एक से ज़्यादा, जैसे मान लो दो एटम्स हैं, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस के अंदर रहेंगे आपके इलेक्ट्रॉन्स। पॉलीसेंट्रिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो है एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, विद ऑपोजिट स्पिन नहीं होंगे, बट ये दोनों में एक सिमिलर प्रॉपर्टी है। लेकिन यहाँ पे है सिंगल सेंट्रिक, यहाँ पे है पॉलीसेंट्रिक, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं आपके, दो से ज़्यादा भी होते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। द इलेक्ट्रॉन्स बिलोंगिंग ओरिजिनली टू द पार्टिसिपेटिंग एटम्स, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पार्टिसिपेटिंग एटम्स के, अब वो जो है सभी एटम्स की जागीर हो गए, सभी एटम्स जो हैं बराबर में बांट रहे हैं। they will be moving in the molecular orbitals under the influence of all the nuclei that are combining। जितने भी कंबाइनिंग एटम्स हैं उन सब के न्यूक्लियाई आपस में जो है कंबाइन कर गए। ऐसा कोई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता नहीं, मैं ये जस्ट एग्जांपल बता रही हूँ। जैसे मान लो तीन एटम्स जो हैं वो कंबाइन कर गए, तीनों ने एक दूसरे के एटॉमिक ऑर्बिटल्स में डिस्टर्बेंस क्रिएट की चार्ज उसकी वजह से, न्यूक्लियस की वजह से, जिस वजह से जो है रिडिस्ट्रीब्यूशन हुई, एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन, जिस वजह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो हैं जो कंबाइन हुए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो है न्यू बने, इक्वलेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो हैं बने, तीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इक्वलेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स तीन है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने जो है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है, अब इलेक्ट्रॉन जो है किसी एक, जो किसी पहले किसी एक के थे, अब वो जो है तीन न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस के अंडर हो गए। पॉलीसेंट्रिक इज द वर्ड आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन। अच्छा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में पता है क्या इसकी डेफिनेशन है? ऑर्बिटल करी जा रही हूँ मैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में बताओ कुछ। अरे भाई वो एक रीजन है, ऐसे मान लो ना कमरा है, वहाँ पे न्यूक्लियस के पास वो रीजन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की ढूंढने की प्रोबेबिलिटी है, दैट इज योर एटॉमिक ऑर्बिटल। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है, तो इस हिसाब से हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को भी डिफाइन कर सकते हैं कि द रीजन इन स्पेस कंप्राइजिंग द न्यूक्लियाई of the combining atoms around which there is maximum probability of finding the electron density. The formation of molecular orbitals can be explained on the basis of linear combination of atomic orbitals. अब जैसे मान लो दो हैं ऑर्बिटल्स हैं, इन लाइन है, इन शेप में है ना, when two electron waves are in फेज में, एक ही फेज में, दे हैव द सेम साइन, ये चार्ज को डिनोट नहीं कर रहा प्लस माइनस, यानी कि उनकी अलाइनमेंट है, एक ही फेज में है, दे विल एड अप एंड जो है एम्पलीट्यूड जो है आपका इलेक्ट्रॉन के पास जो है ज़्यादा वो है, उसके पास मूवमेंट के लिए एरिया हो जाएगा, और जो है आपका दे विल एड अप टू गिव अ न्यू वेव फंक्शन एक्सप्रेस्ड एज साई इज इक्वल टू साई ए प्लस साई बी। ठीक है, ये एडिशन हो गया वेव फंक्शंस का, ये एक एटम का, ये दूसरे एटम का जो है आपस में अलाइनमेंट सेम है, जिस वजह से जो है ये आपका रिजल्टेंट वेव फंक्शन है मॉलिक्यूल का जो बना। अब सब्ट्रैक्शन हुआ, मान लो अलाइंड नहीं है, सेम फेज में नहीं है, इफ दे आर नॉट इन द सेम फेज देन देयर विल बी लेस
फिर लोअर वो जो है लेस प्रोबेबल, यानी कि आपका जो है मॉलिक्यूल जो है बनने की राह में नहीं होगा, बोलेगा यहाँ पे एनर्जी जो कंसिडरेशंस है वो बहुत अनस्टेबल है, आपको जो इलेक्ट्रॉन को जो है घूमने के लिए जगह भी बड़ी कम हो गई। प्रोबेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साई स्क्वायर, हमें पता ना, हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था ना, बार बार बोला था साई स्क्वायर इज दिस द प्रोबेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड नॉट साई, साई का स्क्वायर। ये जो है आपके मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के कंसेप्ट्स हैं। So psi square will be equal to psi a square plus psi b square plus 2 psi a plus psi b, and this is for the anti bonding molecular orbital। ये जो है bonding molecular orbital को डिनोट कर रहा है, ये जो है बॉन्डिंग के लिए, और ये साई स्टार जो है एंटी बॉन्डिंग के लिए। अगर ज़्यादा एंटी बॉन्डिंग वाले होंगे ना, अगर ज़्यादा एंटी बॉन्डिंग बनने की ज़्यादा टेंडेंसी है, तो इसका मतलब है, वो बोलते नहीं है कि एक परिवार दूसरा परिवार अगर आपस में मिले ना तो रिश्ता होगा ही नहीं। अगर ज़्यादा नेगेटिव है, ज़्यादा एंटी बॉन्डिंग है, तो रिश्ता होगा नहीं, यानी कि मॉलिक्यूल बनेगा नहीं। तो साई स्टार उसी को डिनोट कर रहा है, एंटी बॉन्डिंग को। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेव फंक्शंस ऑफ द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से बने हैं बाय एडिशन, और एंटी बॉन्डिंग है बाय सब्ट्रैक्शन। जैसे मान लो दो एस एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, सेम ही फेज में हैं, सेम अलाइनमेंट में, द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, सबसे क्लासिक एग्जांपल हाइड्रोजन एटम्स का लिया। अब दोनों का एडिशन से बन रहे हैं, एडिशन यानी कि ज़्यादा ओवरलैप होगा और ज़्यादा स्पेस होगी आपके इलेक्ट्रॉन्स को घूमने के लिए, बॉन्डिंग बना। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हुई, सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेव फंक्शंस। अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो है एंटी बॉन्डिंग बनेंगे, कम जगह होगी आपके इलेक्ट्रॉन को घूमने की, कम जगह दो है। अब ज़्यादा जगह होगी ना, जितनी ज़्यादा डीलोकलाइजेशन ज़्यादा, तो एनर्जी भी उतनी ज़्यादा रिलीज होगी। कम जगह देख लो यहाँ पे कंपेरेटिवली कितनी कम है, और जहाँ एनर्जी कहाँ पे जो है एनर्जी कंसिडरेशन से न्यूक्लियस के इतने करीब है, एनर्जी कंसिडरेशन से ये काफ़ी हाईली मतलब कि अनस्टेबल है। एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल साई स्क्वायर एम ओ, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल साई स्टार स्क्वायर एम ओ। और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, उसकी एनर्जी है, इट इज लेसर देन दैट ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर एनर्जी। Electrons belonging in the bonding molecular orbitals, they hold the nuclei together and stabilize the molecule, whereas the anti-bonding molecular orbital, the effect is the reverse. Electrons tend to destabilize it. The decrease in the energy of bonding molecular orbital as compared to the anti-bonding molecular orbitals, as compared to the atomic orbitals. Atomic ऑर्बिटल से जो है आपके बॉन्डिंग और मोलिकुलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी नीचे जाएगी, और एंटी बॉन्डिंग वाली है अटोमिक वालों से ऊपर जाएगी। अब एटॉमिक से कंपेयर करें तो बॉन्डिंग वालों की जितनी नीचे जाएगी उसे कहेंगे स्टेबलाइजिंग एनर्जी। माइनस करेंगे ना एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी माइनस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, वो स्टेबलाइजिंग एनर्जी होगी। और जो है एंटी बॉन्डिंग की जो हमेशा जो ज़्यादा होगी, एंटी बॉन्डिंग माइनस एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दैट विल बी डिस्टेबलाइजिंग एनर्जी। This is your atomic orbitals. One atom, second atom, they are combining. Excited state, they combine to form. अब यहाँ पे एक molecular orbitals है in lower energetic state, and this is the higher energetic state. अब इनके लिए भी डिफरेंट नोटेशन है, जैसे हमने बोला ना सिग्मा पाई वगैरह हमने किया, सिग्मा पाई सब शेल्स के लिए SPD वगैरह, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए जो है बने, जो बॉन्ड बने सिग्मा पाई। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो है दे आर डेजिग्नेटेड एज सिग्मा एंड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इट मे बी नोटेड दैट सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड बाय एक्सियल ओवरलैपिंग। एक्सियल आप समझते हैं ना, एक्सियल अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस विद द मैक्सिमम ओवरलैप, और आपके एस ऑर्बिटल्स हमेशा एक्सियल ओवरलैपिंग ही करेंगे। और जो p ऑर्बिटल है इट इज पैरेलल टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो वहाँ पे एक्सियल ओवरलैपिंग होगा। while the pi molecular orbital results because of sidewise overlapping, ये कल आपको समझा दिया गया है, नहीं आया तो पिछला लेक्चर देख लो। These molecular orbitals are further designated as sigma and sigma star। अब जो है अब ये molecular orbitals बताया गया ना, जब एटम्स कंबाइन करेंगे, एक तो molecular एक बॉन्डिंग में रिजल्ट होगा, एक एंटी बॉन्डिंग में रिजल्ट होगा। बॉन्डिंग वाला सिग्मा, एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार। सिमिलरली पाई एक पाई स्टार, whether these are bonding or anti bonding in nature respectively, है ना। Just as atomic orbital, molecular orbital cannot have more than 2 electrons. It may be half filled or filled in nature.
These are the differences between bonding and anti-bonding molecular orbital. You may read it. It can be represented by sigma, pi and delta, and these are denoted by putting a star on the upper right corner. Sigma star, pi star, delta star. वेव फंक्शन सब्ट्रैक्ट किए तो एंटी बॉन्डिंग, वेव फंक्शन ऐड किए तो बॉन्डिंग. These are formed when the lobes of the combining atomic orbitals they have same sign. ये चार्ज को डिनोट नहीं कर रहा. If its energy is less than that of combining atomic orbitals, anti bonding की ज़्यादा है. ये बात बार बार बोल दी गई है. Atomic orbital और molecular orbital के बीच में फ़र्क है ना, ये आपको पता होना चाहिए. मोनोसेंट्रिक atomic orbital, molecular orbital, पॉलीसेंट्रिक. एक से ज़्यादा न्यूक्लियस के अंदर के इन्फ्लुएंस के अंदर होंगे आपके इलेक्ट्रॉन्स. शेप इनकी सिंपल है. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की शेप है का कॉम्प्लेक्स नेचर की होती है. शेप आपको पता ही है SPDF की. एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को ऐसे डिनोट किया जाता है, सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार. ये सिंगल एटम की प्रॉपर्टी एटॉमिक ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की जो है सिंगल से ज़्यादा जो कंबाइनिंग एटम्स हैं उनकी प्रॉपर्टी है. अब क्या है इसके साइलेंट फीचर्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. क्या फीचर्स हैं, क्या बोलता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. सबसे पहला पॉइंट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज द रीजन इन स्पेस कंप्राइजिंग द न्यूक्लियाई ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स अराउंड विच देयर इज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. ठीक है, जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल है ना, वो रीजन अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम वेयर देयर इज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन. सिमिलरली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस जो हैं उनके इन्फ्लुएंस के अंडर जो है इलेक्ट्रॉन्स जो घूम रहे हैं, है ना, तो वो भी रीजन्स क्रिएट करेंगे अराउंड दोज न्यूक्लियस. अराउंड ऑल दोज न्यूक्लियर देयर विल बी रीजन्स क्रिएटेड. दोज विल बी कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स वेयर देयर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी. ठीक है, बाकी भी जगह प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं होती, बाकी भी जगह होगी, बट जहाँ हम मैक्सिमम वाला केस है हम एक लिमिट आर्बिट्ररीली अपनी तरफ से ड्रॉ कर लेते हैं. दूसरा पॉइंट है कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है, जो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे दे हैव इक्वल एनर्जीज इन केस ऑफ homonuclear molecules and comparable energies in case of heteronuclear molecules. homonuclear मतलब दोनों के सेम जो होंगे, जैसे हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, Cl2H2, है ना, इन सब के केस में एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो सेम ही पोजीशन से जो है एनर्जी जो है लेवल में, एनर्जी लेवल जब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का ड्रॉ करेंगे तो सेम ही पोजीशन में स्टार्ट होंगे. ये एनर्जी इट इज़ गोइंग इंक्रीजिंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप. एंड लोएस्ट एनर्जी जो है आपके ग्राउंड स्टेट में जब आपके एटम्स कंबाइन करेंगे, मान लो हाइड्रोजन होमो एटॉमिक है सिमिलर स्टेट पे, तो वहाँ पे वो सेम लेवल के होंगे. अब मान लो सेम लेवल के नहीं है, जैसे मान लो HCl है, तो जो है आपका यहाँ पे जो है सेम लेवल के नहीं होंगे, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा. ये बात हो रही है यहाँ पे. तीसरा पॉइंट है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टेकिंग पार्ट इन द कॉम्बिनेशन. दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं आपस में कंबाइन किए तो वो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ही बनाएंगे, एक बॉन्डिंग, दो जैसे ये दो एक एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दो, अब ये बनाएंगे एक एंटी बॉन्डिंग, एक बॉन्डिंग. दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने ना, ये सिग्मा स्टार, एक सिग्मा, सिग्मा बॉन्डिंग, सिग्मा स्टार, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा एंड सिग्मा स्टार, दो एटॉमिक ऑर्बिटल 1s1 1s1. अब ये है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन अकॉर्डिंग टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स they form two molecular orbitals, that is bonding and anti-bonding. The bonding molecular orbital has lower energy and more stability as compared to the anti-bonding one, and the bonding molecular orbitals are denoted by sigma, pi and delta, while the corresponding anti-bonding ones are denoted as sigma star, pi star and delta star. अब यहाँ पर भी पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लागू होगा. Molecular orbital cannot accommodate more than two electrons which have opposite spins. Pauli's exclusion principle यहाँ पे भी फॉलो होगा. एक आपने एक बार बोल दिया, आई एम नॉट सेइंग दैट अगेन. Molecular orbitals are filled in order of increasing energies, starting with the orbital of least energy. यहाँ पर भी जो है molecular orbitals जैसे आपने SPD जो है ना 1s1 2s1 2s है 2p है 3s 3p, फिर 3p के बाद हम सीधा 4s पे जाएंगे, फिल करेंगे, फिर 3d का फिल करेंगे ना, क्योंकि वो क्या ऑफ प्रिंसिपल लगा ना वहाँ पे एनर्जी का. यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भी एनर्जी का कंसिडरेशन किया जाता है. पहले सिग्मा, फिर सिग्मा स्टार है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s,
फिर उसके बाद है p ऑर्बिटल्स। पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बिल्डअप करनी सीखो, फिर उसके बाद आएगी। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अपनी ठीक करो, नहीं तो ये बाकी के चैप्टर्स आपके पल्ले नहीं पड़ेंगे। और बार बार बोल रही हूँ, थ्योरी तो है, मुश्किल से आएगी, वो डालेंगे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, मतलब ऐसे आए टेढ़े क्वेश्चन डालेंगे कि आपको कंफ्यूज कर देंगे। बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ये ऐसे बताओ। इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जीज, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, अभी मैं आपको सीधा रास्ता पकड़ा रही हूँ, वो पकड़ाएंगे टेढ़ा रास्ता। ऐसे ऐसे है, अभी आप तो सीधा ही पढ़ रहे हैं। In molecular orbitals of same energy, degenerate orbitals, the electron pairing starts only when all of them are singly filled. ठीक है, पहले singly fill करो, फिर उसके बाद pairing start करो। Shapes क्या है atomic orbitals की, molecular orbitals की, sorry. Molecular orbitals formed by addition of wave functions of atomic orbitals, they are called bonding, while that of subtraction called anti-bonding. अब इनकी shapes क्या है? S सबसे पहले S atomic orbitals की बात करेंगे जब S combine करेंगे। The overlap will result in sigma molecular orbital 1s1 1s1 same phase, the addition से combine किए, this will be the shape, oval shape. And combination by subtraction, atomic orbitals opposite sign, this will be the shape. Nucleus जो है they will be quite close, they are very unstable जो है structure की तरफ होगा ये, sigma star 1s. ओवरलैप लीडिंग टू एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में ऑल्सो भी डिपिक्टेड एज, इस तरह भी डिपिक्ट किया जा सकता है। दिस इज योर एंटी बॉन्डिंग। अब पी एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में क्या है, दे आर ऑफ डम्बेल शेप एंड ईच पी ऑर्बिटल हैज 2 लोब्स डिनोटेड एज px py pz। अब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग कंबाइन कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन बाय एडिशन एंड कॉम्बिनेशन बाय सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले एडिशन, अब ये कंबाइन किए, लोब्स जो हैं बड़े हो गए। अब बाय एडिशन कंबाइन किए तो इनके बीच में है इस तरीके से जो है एक फील्ड ऑफ, एक लाइन जो है, मतलब कि दी जो है स्पेस ऑफ जहाँ पे एम्पलीट्यूड होगा ना वो कम हो जाएगा, यानी कि स्पेस ऑफ जहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ढूंढने की होगी ना वो कम पड़ जाएगी, यानी कि एक दूसरे से दूर भागेंगे। बस ये एक पिक्चराइज कर लो अपने माइंड में ना, बस आपको 10:30 पे छोड़ती हूँ। अब साइड वाइज एक होता है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस और एक साइड वाइज ओवरलैपिंग। अब एडिशन के थ्रू साइड वाइज ओवरलैपिंग हुई, एक सेम फेज में बने, ये आपस में कोलाइड कर गए, इनकी अच्छी दोस्ती बन के एक इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे जो होगा न्यूक्लियस होंगे। these will be under the influence of these two polycentric, there will be an upper electron cloud with one phase and second electron cloud down below with another phase. By addition side wise overlapping, p orbitals है ना, साइड वाइज भी हो सकते हैं और एक एक्सियल शेप में भी हो सकते हैं। बाकी s है तो आपका वो तो एक ही शेप में होगा जो आपने देखा। ये एडिशन के थ्रू, ये सब्ट्रैक्शन के थ्रू, इस तरीके की शेप है। एक डम्बेल शेप ही होगी विद डिस्टॉर्टेड, टूटा हुआ डम्बेल, बीच में जो है न्यूक्लियस जो है आपस में रिपल्शन एरिया होगा। अनस्टेबल स्ट्रक्चर है काफी। अब ये आगे सब्ट्रैक्शन का, लोब्स का साइन डिफरेंट है या फिर माइनस साइन है बीच में, तो इस तरीके से ये एक दूसरे से दूर भागेंगे। क्लोवर लीफ, डिस्टॉर्टेड क्लोवर लीफ टाइप, पाई स्टार 2px। सिग्मा और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बीच में एनर्जी डिफरेंस है। सबसे पहले कंडीशंस क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। कंडीशन क्या है, पहले उनको एटॉमिक ऑर्बिटल्स को गठजोड़ करने के लिए कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। हाइब्रिडाइजेशन की कंडीशन थी, अब यहाँ पे भी कुछ कंडीशंस है। पहली कंडीशन है कि एटॉमिक कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है दे मस्ट हैव कंपेरेबल एनर्जीज। वही है ना कि ज्यादा दूर दूर एनर्जी हुई तब नहीं कंबाइन करेंगे। It may be noted that in the homonuclear diatomic molecules of the type hydrogen, oxygen, homonuclear, same atoms हैं, the participating orbitals they must have comparable energies. This means that 1s atomic orbital of one atom can combine with 1s atomic orbital of the other atom and not with its 2s। हाँ, 1 और 2 के बीच में नहीं। homonuclear में ना डेफिनेटली जो है आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं डेफिनेटली सेम स्टेट में है, मगर ऐसा नहीं है कि डेफिनेटली सेम स्टेट में होंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स,
बट वो जो है अपने सिमिलर एनर्जी वाले के साथ सेम स्टेट में होंगे। अब मान लो कि ये वाला जो है ना 1s में है, तो 1s वाला 2s के साथ कंबाइन नहीं करेगा, 1s वाला 2p के साथ नहीं कंबाइन करेगा, 1s वाला 1s के साथ ही कंबाइन करेगा कंपेरेबल एनर्जीज के साथ। ठीक है, ये होगी होमोन्यूक्लियर की बात। हाउएवर इन हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स सच अ कॉम्बिनेशन इज परमिसिबल। हेट्रोन्यूक्लियर वालों में जो है सच अ कॉम्बिनेशन इज परमिसिबल टू सम एक्सटेंट। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो है आप होमोन्यूक्लियर वाले बनाने बहुत आसान है, हेट्रोन्यूक्लियर वाले में थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, बट स्टिल यू कैन मेक इट। अब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो है इट मस्ट बी लार्ज। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो है, अगर बोला ना ओवरलैपिंग ज़्यादा अच्छी होगी तब ज़्यादा अच्छा बॉन्डिंग बनेगी। अभी इन्होंने बोला कि गठजोड़ करना है तो ओवरलैपिंग ज़्यादा होनी चाहिए। ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन एनर्जी, डिक्रीज in energy होगी, इंक्रीज इन स्टेबिलिटी। thus greater the extent of overlapping, more will be the stability of the molecular orbital formed। ठीक है, तो ऑर्बिटल्स को ऐसे कंबाइन करना है कि ओवरलैपिंग ज्यादा होगी। और आपके जो एंटी बॉन्डिंग में देख लो ओवरलैपिंग या तो नील हो रही है, दूसरे से दूर दूर भाग रहे हैं, ओवरलैपिंग ज्यादा बॉन्डिंग में ही हो रही है। और तीसरी कंडीशन है कि कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट हैव सेम सिमेट्री अबाउट इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे ना तो उनके लिए एक बॉन्डिंग बनेगा और एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा। अगर एंटी बॉन्डिंग का जो है भार ज्यादा पड़ा तो आपका मॉलिक्यूल है जो वो नहीं बनेगा, बोलते रिश्ता नहीं हो सकता। बॉन्डिंग का ज्यादा बनेगा तो वो आपका मॉलिक्यूल बन जाएगा। यानी कि आपके इलेक्ट्रॉन्स अगर ज्यादा है ना बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसका मतलब है आपका जो है मॉलिक्यूल वो बनेगा। अगर एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा है तो वो ज्यादा इंस्टेबिलिटी की तरफ कंट्रीब्यूट करेगा। द कंबाइनिंग तीसरा है कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है दे मस्ट हैव सेम सिमेट्री अबाउट इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। द एटॉमिक ऑर्बिटल्स टेकिंग पार्ट इन द ओवरलैप दे मस्ट हैव सेम ओरिएंटेशन और सेम साइन ऑफ सिमेट्री। तभी ज्यादा ओवरलैप होगा ना, तभी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी और स्टेबिलिटी बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल एन ओवरलैप इज पॉसिबल बिटवीन 2s एंड 2pz। मतलब इस तरीके से ओरिएंटेशन होनी चाहिए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग कि जो है ज़्यादा जो है उनके लोब्स हैं आपस में जो है ओवरलैप कर सके ज़्यादा, बिकॉज जो है और साइन भी सेम होना चाहिए सिमेट्री का अलॉन्ग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। एट द सेम टाइम इट इज़ नॉट फिजिबल इन 2s एंड 2px एटॉमिक ऑर्बिटल्स ड्यू टू द डिफरेंट साइंस। जैसे कि आप देख लो हियर इट इज शोन अलॉन्ग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। अभी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग कितना ओवरलैप हो रहा है, कितनी आसानी से अच्छा ओवरलैप हो रहा है। सेम एडिशन सेम साइन नहीं होता है, सब्ट्रैक्शन होता तो ये एक दूसरे से दूर भागते और न्यूक्लियस आपस में करीब आते तब ओवरलैपिंग नहीं होती। अब सेम साइन है और लोब्स जो है ओरिएंटेशन भी जो है अलॉन्ग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो है अच्छी है। अब ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग नहीं है और ओरिएंटेशन जो है एक लोब की ओरिएंटेशन अलग होगी, दूसरे की अलग होगी। अब दूसरा लोब है, अब यहाँ पे जो है डेफिनेटली प्लस आ रहा है पर ओरिएंटेशन में गड़बड़ है, ऊपर से नीचे वाला तो माइनस आ ही रहा है, तो ये जो है आपका जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बनेगा, ये जो है ऐसे नहीं बनेगा। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दे आर फॉर्म्ड बाय एडिशन ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये याद रखना, एंटी बॉन्डिंग सब्ट्रैक्शन। पार्टिसिपेटिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट हैव कंपेरेबल एनर्जीज और उनकी सिमेट्री भी सेम होनी चाहिए, सिमेट्री सेम होनी चाहिए। पी जेड रिप्रेजेंट्स इंटरमोलिकुलर, हाँ बाय कन्वेंशन जो है ना आपका पी जेड है वो इंटरमोलिकुलर एक्सिस, यानी कि पी जेड जो है आपका एक्सियल बॉन्डिंग बनाएगा बाय कन्वेंशन, एंड पी जेड ऑर्बिटल जो बाकी है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। इसीलिए है जो आपका पी जेड है वो सिग्मा बनाएगा, जो पी वाई पी एक्स है वो पाई बनाएंगे अकॉर्डिंग टू मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। पी एक्स एंड पी वाई ऑर्बिटल्स दे फॉर्म पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे। पी जेड जो है आपका सिग्मा ओवरलैपिंग करेगा, एक्सियल ओवरलैपिंग करेगा। ये चीज आपने याद रखनी है। अब इसके लिए एनर्जी लेवल डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं। ये जो है एलिमेंट्री आइडिया ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये जो है आपने सिर्फ इनको रीडिंग मार लेनी है, इतना तो कर ही सकते हैं ना आप। ये आपको समझाया भी था पहले मैंने कि क्या होता है मेटालिक बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एप्लीकेशन। linear combination of atomic orbitals, types of molecular orbitals, sigma and pi bonds, molecular orbital electronic configuration। चलो एक क्लास एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी, चलो कोई बात नहीं, we'll do it।
फिर उसके बाद हम आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है शुरू करेंगे, ठीक है? द टाइम इज़ टू मच नाउ. Thank you so much. You can leave the class now. And be prepared for the test tomorrow. All the formulas, chapter 1, 2, 3 जो करवाया ना आपको, periodicity वाला 3 है, some basic concepts of chemistry. मैं बताऊंगी कौन कौन से फॉर्मूले कर रहे हैं आपने. जो आपको लगता है ना इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपके, जैसे कि बोहर्स फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस बताओ, इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं आपको. हाँ, ये भी याद रखना कि साई और साई स्टार जो है इनके बीच में फ़र्क क्या है. You can leave the class now. Thank you so much.